गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में इससे बाहर पूछा जाएगा। और यह जो चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति वो क्लास 9th और क्लास 11 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना क्लास 9th में भी दिया है और क्लास 11th में दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों क्लास का बुक में है और ये चैप्टर 5 में है। अगर आप 9th बोर्ड का एग्जाम 2026 में लिख रहे हैं या 11th का एग्जाम 2026 में लिखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 50 एमसीक्यू में अगर आप 30 बना लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन पढ़िए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते तो उससे पहले आप ऑप्शन में टिक लगाइए और कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं और ये एनसीईआरटी बुक का ही है, ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय का मतलब समझिए। देखो उष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं, वैसा जगह जहां पे ज्यादा गर्मी, ज्यादा सूर्य का प्रकाश होता है। अर्थात जो ये विषुवत रेखा है ना, यहाँ पे सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो ये जो है ना उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। अर्थात कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है ना वो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे खूब ज्यादा गर्मी पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है ना खूब ज्यादा गर्मी होता है। गर्मी को जो है ना भूगोल में उष्ण बोला जाता है। तो ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र हुआ। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे अत्यधिक गर्मी होता है ना वहां पे बहुत ज्यादा जलवाष्प बनता है, अर्थात वहां पे बादल बहुत ज्यादा बनता है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है। अर्थात जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन जो है ना किन प्रदेशों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में। देखो उष्ण मतलब क्या, गर्मी, गर्म वाला, देखो ये गर्म वाला क्षेत्र है। और आर्द्र मतलब जहाँ पे गर्म खूब होता है वहां पे खूब ज्यादा बादल बनता है, वहां पे खूब ज्यादा पानी पड़ता है और इसीलिए वहां पे आर्द्र हो जाता है। आर्द्र मतलब भींगा हुआ रहता है, तो उष्ण एवं आर्द्र प्रदेश में। ठीक, यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितना वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है। तो हम लोग जानते हैं जहां पे अत्यधिक वर्षा होता है वहां पे उष्ण सदाबहार वन मिलता है। वहां पे क्या मिलता है, सदाबहार वन। और यहाँ पे वर्षा जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तो जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहीं पे सदाबहार वन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष किन वनों में मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे मान के चलो अगर सदाबहार वन देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ज्यादा सा क्लियर होगा। जैसे हम जानते हैं जहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होता है ना वहां पे बहुत ज्यादा तरह तरह का पेड़ पौधा उगेगा। और जैसे मान के चलो हम लोग देखे बरसात के दिन में कितना ज्यादा पेड़ पौधा उग जाता है, वही गर्मी में देखे तो पेड़ पौधा उगता ही नहीं है। तो जैसे ये बरसात का दिन है तो खूब ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधा उगता है यहाँ पे, क्योंकि देखो हर दिन वर्षा होता है। ऐसे सदाबहार वन जहाँ पे होता है ना वहां पे हर रोज वर्षा होता है, जिस कारण यहाँ पे जो है ना ये जमीन में जल की कमी नहीं होती है। जल इतना अधिक होता है ना कि यहाँ का पेड़ जो है ना ये पानी को किसी तरह से सोचता है कि हम बाहर निकालें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पानी जमा हुआ रहेगा ना तो फसल पौधा मर जाएगा। तो यहाँ का जो पेड़ का जो पत्ता होता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे मान के चलो एक यहाँ पे पेड़ है और इसका पेड़ का जो पत्ता है ना इसे इतना बड़ा पत्ता है, तो इसके नीचे में जो पेड़ होगा ना इस पत्ता को धूप नहीं मिलेगा। हम जानते हैं अगर यहाँ पे कोई पेड़ है ना और उसको धूप नहीं मिलेगा तो पौधा जिएगा नहीं। तो ये पौधा क्या करेगा, धूप लेने के लिए जो है ना जिधर से थोड़ा सा धूप मिला उधर से ये सोचेगा कि हम इससे ऊपर निकले, तभी हमको धूप मिल पाएगा और हम यहाँ पे अपना जान को बचा पाएंगे। और इसी कंपटीशन में जो है ना यहाँ का पेड़ बहुत लंबे हो जाते हैं, लगभग जो है ना 60 मीटर से भी ऊंचे पेड़ होते हैं यहाँ का। तो याद रखिएगा कि 60 मीटर से या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष किन वनों में मिलते हैं, तो सदाबहार वन में। कौन सा वन में, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगर यहाँ पे पूछा जाए सदाबहार वन में वर्षा कितना चाहिए तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन अगर पूछा जाए तापमान कितना चाहिए तो तापमान 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं उसका जो प्रमुख वृक्ष है ना वो क्या क्या है। देखो ये देवदार, चीड़, वल्यूपाइन और स्प्रूस, ये जो है ना पर्वतीय वन का पेड़ है। अगर पूछा जाए ये किस वन का पेड़ है तो पर्वतीय वन का। रोजवुड, महोगनी, येनी, एबेनी, ये चारों जो पेड़ है ना वो सदाबहार वन का है। सदाबहार वन में जो पेड़ मिलता है वो कौन कौन सा मिलता है, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबेनी, ये कौन सा वन का है, सदाबहार वन का।
और ये बबूल, बेर, खजूर, खेर ये जो है ना कटीली वन का है। कहाँ का है? कटीली वन का। तो पूछा गया था सदाबहार वन का प्रमुख वृक्ष, तो क्या हो जाएगा? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबेनी, ये चार जो है ना किसका वृक्ष है? सदाबहार वन का। अगला है 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो 50 सेंटीमीटर से कम जहां पे वर्षा होता है अर्थात वर्षा बहुत कम होता है, वहां पे कटीली वन पाया जाता है। कौन सा वन? कांटेदार बोलो, कटीली बोलो या झाड़ी नुमा वन बोलो, ये सब जो है ना बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहां पे कटीली वन होता है। और भारत का जो राजस्थान है या गुजरात है, यहाँ पे जो है ना कटीली या कांटेदार वन होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होता है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए सदाबहार वन भारत में कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं भारत में जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगा वही ना सदाबहार वन होगा। और भारत में देखो ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी घाट है ना, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं सबसे पहले मानसून से जलवायु से वर्षा होता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून जब इंटर करता है तो सबसे पहले वर्षा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन। इसके अलावा जो मेघालय है, हम लोग जानते हैं मेघालय में भी जो मासिनराम, चेरापूंजी, वहां पे खूब अत्यधिक वर्षा होता है, तो वहां पे भी सदाबहार वन। इसके अलावा ये समुद्र में जो अंडमान निकोबार है भारत का, यहाँ पे भी सदाबहार वन पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ सदाबहार में मिलता है? तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में कौन से वृक्ष समूह पाए जाते हैं? मतलब ये कांटेदार वन का कौन कौन पेड़ है सो हम बताना है। देखो ये देवदार, चीड़, बलियू, पाइन और स्प्रूस ये पर्वतीय वन है। रोजवुड, महोगनी, येनी, एबेनी ये कौन सा वन है? तो सदाबहार वन है। और बबूल, खेर, खजूर और खेर ये सब कौन सा पेड़ है? तो ये कांटेदार वन का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में रेल पटरी बिछाने के लिए, देखो रेल पटरी मतलब समझते हैं, जैसे ये रेल का पटरी होता था ना तो यहाँ पे लकड़ी लगाया जाता था शुरुआत में। जब देखो यहाँ पे मेनली जो है ना रेलवे का निर्माण यहाँ पे कौन शुरू किया? प्रारंभ किया था अंग्रेजों ने 1853 में, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले मुंबई से थाने जो है ना ट्रेन चलवाया था। तो उससे पहले जो है ना यहाँ पटरी, रेलवे पटरी बिछाया जाता था। तो रेलवे पटरी में जो ये सपाट होता था ना, ये लकड़ी का होता था। क्या का होता था? लकड़ी का। ठीक, तो वही बोला गया है भारत में रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक चीड़ के पेड़ों को अंग्रेजों ने कहाँ लगवाया? देखो ये चीड़ का जो पेड़ है ना, ये चीड़ का पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत होता था, है कि नहीं? और मजबूत होता था जिसके कारण ये रेलवे पटरी में ट्रैक के रूप में जो है ना चीड़ के पेड़ को लगाया जाता था। और ये भारत का जो हिमालय पर्वत था ना, हिमालय पर्वत, वही हिमालय पर्वत में ये गढ़वाल और कुमायूं जो क्षेत्र है वहीं पे लगाया जाता था चीड़ का पेड़। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। हुआ क्या था कि वहां पे जो है ना ये जो पेड़ पाया जाता था उसको ओक बोलते थे। ओक, ओक जो था ना ये रेलवे पटरी के निर्माण में नहीं काम आता था। वहां का प्राकृतिक पेड़ जो था ना ओक था। इसको काट करके यहाँ पे चीड़ के पेड़ को लगाया था। तो वही बोला गया है कि चीड़ के पेड़ों को अंग्रेजों ने कहाँ लगाया था? तो गढ़वाल और कुमायूं में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है? गढ़वाल और कुमायूं में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कौन सा वृक्ष पाए जाते थे? तो देखो ये गढ़वाल और कुमायूं में जो पहले वृक्ष पाया जाता था प्राकृतिक रूप से वो ओक था। क्या था? वो। लेकिन ये वोक को काट करके यहाँ पे क्या लगाया गया था? चीड़ लगाया गया था, क्योंकि चीड़ जो था ना रेलवे पटरी के निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोगी था, इसीलिए ओक को काट करके वहां पे चीड़ के पेड़ को लगाया गया था। इसके अलावा जो साइडर है, होलक है और केल है, ये तीनों जो पेड़ है ना ये सदाबहार वन का है। हम जानते हैं सदाबहार वन को दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र सदाबहार वन और एक शुष्क सदाबहार वन। मतलब जहां पे थोड़ा अधिक वर्षा होता है उसको आर्द्र सदाबहार वन कहते हैं, और जहां पे थोड़ा कम वर्षा होता है वहां शुष्क सदाबहार वन होता है। और जो इससे पहले हम एनी, ये बेनी, रोजवुड, महोगनी ये चार पेड़ देखे थे ना वो आर्द्र सदाबहार वन का था। दोनों हम सदाबहार वन का पेड़ कह सकते हैं, लेकिन अगर सेपरेट करके पूछे आर्द्र सदाबहार वन का पेड़ कौन है तो एनी, ये बेनी, रोजवुड और महोगनी। और शुष्क सदाबहार वन का पेड़ कौन सा? तो साइडर, होलक, केल ये तीनों जो पेड़ है ये शुष्क सदाबहार वन का है। किसका है? शुष्क सदाबहार वन का। और ये वोक जो है ना गढ़वाल और कुमायूं हिमालय का प्राकृतिक पेड़ हुआ करता था, जिसको काट करके कौन सा पेड़ लगाया जाने लगा? चीड़ के पेड़। अगला है अंग्रेजों ने
वनों को साफ करके मतलब बहुत पेड़ काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जिस तरह का पेड़ हमको जरूरी है ना, उस तरह का पेड़ हम लगाएंगे। और वहां पे जो है ना वनों को साफ करके भारत में किसके बगान लगवाए? देखो अंग्रेज जो है ना चाय पीता था, कॉफी पीता था, क्योंकि अंग्रेज ठंडा इलाका में रहता है। हम लोग जानते हैं ठंडा के टाइम में चाय कॉफी बहुत मजा आता है, थोड़ा सा चुस्की लेकर के पीने में थोड़ा सा बॉडी हीट हो जाता है, गर्म लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। इसलिए अंग्रेज जो है ना चाय, कॉफी, रबड़ ये तीनों का पेड़ लगाया था भारत में जंगलों को काट करके। तो वही पूछा गया है कि अंग्रेजों ने वनों को साफ कर भारत में किसके बगान लगवाए थे? तो चाय, कॉफी और रबड़, इनमें से तीनों। ये मत सोचना कि इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इनमें से तीनों। जल्दीबाजी में सब कहता है कि इनमें से सभी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं टिक नहीं लगाना है, इसमें चाय लगा देता है या कॉफी लगा देता है, लेकिन गलत, इसमें लिखा हुआ इनमें से तीनों, मतलब ये तीनों जो है ना बगान लगाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने इमारत निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग किस गुण के कारण किया? देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहले हम लोग का जो घर होता था ना वो लकड़ी का होता था, अभी ढलैया हो गया है, लेकिन दोनों में हम लोग रह चुके हैं। जो रहे होंगे वो भली भांति जानते होंगे। जो लकड़ी के घर होता था ना वो बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लगता था, उसमें बहुत अच्छा हवा लगता था, बहुत अच्छा नींद भी आता था गर्मी में। लेकिन ये ढलैया वाला घर में जो है ना ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, उष्मा शोषक होता है, उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण रूम पूरा गर्म हो जाता है। ठीक, लेकिन पहले का जो लकड़ी होता था ना वो उष्मा रोधक होने के कारण, मतलब उष्मा को रोकता था, उष्मा को अंदर नहीं प्रवेश करने देता था। इसके अलावा सुलभ प्रचुर था, मतलब ये लकड़ी आसानी से मिल जाता था, जिसके कारण ये सब जो है ना लकड़ी के घर बनाते थे। किसके घर बनाते थे? लकड़ी के घर। तो इसमें जो है ना इनमें से दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, जैसे सेलास कहा जाता है, सोलास के नाम से जाने जाता है। यहाँ कौन कौन प्रमुख वृक्ष मिलते हैं? अर्थात देखो यहाँ पे जो है ना जैसे ये भारत है ना, तो यहाँ का वृक्ष की बात हो रहा है। यहाँ पे ये जो वृक्ष है ना यहाँ पे कौन कौन सा वृक्ष मिलता है? तो देखो यहाँ पे रोजवुड, मेहगनी, येनी, ये बेनी, ये जो है ना सदाबहार वन का पेड़। अगर इधर का बात होता ना तो चलो इधर होता ये सदाबहार वन, लेकिन रोजवुड, येनी, महोगनी, एबेनी ये सब जो है ना सदाबहार वन का है। इसके अलावा देवदार, चीड़, वल्यू पाइन, स्प्रूस ये वृक्ष जो है ना पर्वतीय वन का, मतलब जो हिमालय पर्वत है उधर का वृक्ष है। सिल्वर फर, जूनियर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन ये जो है ना ये भी पर्वतीय वन है। ये भी कौन सा वन है? पर्वतीय वन है। तो बचा केवल मैग्नोलिया, लोरेल, सिनकोना और बेटल, यही चारों पेड़ जो है ना यहाँ के प्रमुख वृक्ष है। अर्थात नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर जो पेड़ पाया जाता कौन है? मैग्नोलिया, लोरेल, सिनकोना और बेटल, ये इसका पेड़ है। अगला है, ये बात भी हम लोग जानते हैं, आर्द्र एवं अनूप क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होता है? देखो आर्द्र और अनूप वन जो होता है ना समुद्र किनारे होता है, यहाँ पे ज्यादातर एरिया में जो है ना चावल की खेती होता है। लगभग जमीन का 70% जो क्षेत्र है ना वहां पे चावल की खेती होता है। कौन सा खेती होता है? चावल की खेती। अगला है, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक वन जो है ना मध्य प्रदेश में होता है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है, वन संरक्षण नीति। वन संरक्षण मतलब समझते हैं? वनों को बचाना। और वन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है। सबसे पहले वनों से हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है, और बिना ऑक्सीजन को हम लोग जीवित नहीं रह सकते थे, जिसके कारण वन को हम बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसके अलावा वन से विभिन्न प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटी, जलावन के लकड़ी, फर्नीचर के लकड़ी, जानवरों का आवास, प्राकृतिक आवास, ये वन ही होता है कि नहीं? और वन जो है ना जलवायु को नियंत्रित भी करता है कि ठंडा में ठंडा लगे, गर्मी में गर्मी लगे, और मानसून जब आए तो बरसात अच्छा खासा हो। सब ये जो है ना वन ही पे डिपेंड है, जिस कारण जो है ना वन को बचाना होगा। और इसलिए वन संरक्षण नीति आया था। और ये कब आया था? तो 1952 में आया था, 1952 में आया था। 1952 में वन संरक्षण नीति आया था। लेकिन वन संरक्षण नीति में जो है ना कुछ संशोधन हुआ। और ये संशोधन कब हुआ था? देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन
कि वन संरक्षण नीति का संशोधन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1988 में इसका संशोधन हुआ था। और ये संशोधन करके क्या कहा गया, इसमें थोड़ा सा कठोर दंड की सजा हुई, मतलब जो वन को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने की बात कही गई थी, मतलब यहाँ पे पेड़ को काटने से रोका गया था, है कि नहीं। तो इस तरह का बात वहां पे कहा गया था जब संशोधन हुआ था उसके बाद। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 में सामाजिक वानिकों को कितने भागों में बांटा गया था। हम लोग जानते हैं सामाजिक वानिकों को 3 भागों में बांटा गया था, एक शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और एक था फॉर्म वानिकी। कितना भागों में बांटा गया था, 3, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। तो वही पूछा गया कितना वानिकी, कितना सामाजिक वानिकी को कितना भागों में बांटा गया था, तो 3 भाग में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म वानिकी के अंतर्गत इनमें से कौन से आते थे। देखो फॉर्म वानिकी में मेनली जो है ना व्यापारिक दृष्टि वाले पेड़ को लगाया जाता, मतलब वैसा पेड़ जिससे हम लोग व्यापार करते हैं या जिसका हम लोग व्यापार करते हैं वैसा पेड़ को लगाया जाता था। तो यहाँ पे हम समझते थे, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, ऑप्शन है खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण। जैसे खेत है उसका जो मेड़ होता है ना, आयर जिसको हम भीड़ बोलते हैं, यहाँ पे भी जो पेड़ लगाया जाता है ना, ये पेड़ होता है व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि ये बड़ा होगा मोटा होगा तो इसको बेचेंगे। तो ये भी व्यापारिक दृष्टि से हो गया। घरों के पास खाली जमीन पर, कभी कभी देखे होंगे कि जमीन घर के बाहर जो खाली जमीन होता है ना, वहां पे पेड़ लगा के छोड़ देता है कि चलो ये पेड़ बड़ा होगा ना तो इसको हम बेचेंगे या इससे कुछ बनाएंगे, लकड़ी से मतलब चौकी बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, दरवाजा बनाएंगे, शीशम सागवान, ये सब जो है ना ये व्यापारिक दृष्टि वाला पेड़ है। तो वहां पे भी ये व्यापारिक वानिकी हो, फॉर्म वानिकी हो जाएगा। इसके अलावा पशुओं को बाड़ों पर वृक्षारोपण, जैसे पशु कहाँ कहीं पे रखते हैं वहां पे जो है ना उधर आसपास में भी उसका पेड़ पौधा लगाता है ताकि चलो छांव भी दे, और यहाँ पे जो ये पेड़ बड़ा होगा तो इसको बेचेंगे भी। तो इस तरह से जो है ना ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, मतलब ये पेड़ पौधा भी लगाता है और खेती भी करता है, ये दोनों एक साथ जब करता है तो उसको बोलते हैं कृषि वानिकी। क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में क्या होता है कि पेड़ पौधा भी लगाएगा और खेती भी करेगा, तो वैसी वानिकी को क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी। अगला है विद्यालय में पेड़ लगाना, किस सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है, तो ये सामुदायिक कृषि वानिकी होता है। क्योंकि देखो यह विद्यालय में पेड़ जो है ना कोई एक व्यक्ति नहीं लगाता है, वो कई व्यक्ति लगाता है मिलजुल करके, तो ये समाज के द्वारा लगता है, जिसके कारण इसको सामाजिक कृषि वानिकी कहा जाता है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। देखो 30 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी चैप्टर का एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो धीरे धीरे अपलोड होता ही रहेगा, चाहे वो क्लास 11th हो या 9th हो या 10th हो, 7 से लेकर के 12 तक का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता रहेगा। अगर आपका छोटे भाई या बहन या बड़ी दीदी अगर आप उस क्लास में है तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी इस वीडियो को देख करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। क्योंकि अभी देखो अभी के समय में पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ते हैं ना तो आगे जाकर के बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखो बिना पढ़े आप अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर लाए। अगला है नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। देखो ये जीवमंडल निश्चय क्या होता है, तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो आरक्षित कर दिया जाता है, और ये जो है ना आरक्षण जो है ना भारत के सरकार, जो भारत सरकार है वो भी करते हैं, जिसको बोलते हैं जय मंडल निश्चय। और भारत में टोटल जो है ना 18 जय मंडल निश्चय है। कितने, 18। उसमें से 12 जय मंडल निश्चय जो है ना 12 वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को जो है ना एक संस्था है जो डिसाइड करता है कि कौन सा क्षेत्र जय मंडल निश्चय के अंतर्गत हो सकता है। तो ये भारत का जो 18 में से 12 ऐसा जय मंडल निश्चय क्षेत्र था जिसको यूनेस्को आरक्षित घोषित किया है। ठीक, तो वही पूछा गया है कि ये जो नीलगिरी जय मंडल निश्चय था, नीलगिरी वो किस राज्य में स्थित है। तो ये नीलगिरी हम लोग जानते हैं, अगर मान के चलो अगर भारत बनाए तो देखो ये नीलगिरी पर्वत यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 राज्य आता है। ये देखो कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो ये तीनों राज्य में आता है। अगर पूछा जाए भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन है तो यही है नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला जीवमंडल निश्चय भी है। और ये जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा है यूनेस्को द्वारा कितने जीवमंडल निश्चय को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त किया है।
या मान्यता प्राप्त है? तो 12 जीवमंडल निश्चय ऐसा है जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त दी है। 12 टोटल किए है 18 है, लेकिन यूनेस्को कितना मान्यता प्राप्त दिया है? तो 12। अगला है, इनमें से कौन यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये नीलगिरी, ये भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो कहाँ पे है? तो अभी हम लोग देखें, ये नीलगिरी जो है ना जीवमंडल निश्चय, ये है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नंदा देवी, ये भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो उत्तराखंड में स्थित है। नोक्रेक, ये जो है मेघालय में है, ये भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और मानस जो असम में है, ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जयमंडल निश्चय नहीं, ये भारत का जयमंडल निश्चय है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है ना, सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगर इसको हम याद करना चाहते हैं, देखो सब जीवमंडल निश्चय अगर आपका ट्रिक से याद करना है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब ऐसा ट्रिक देंगे ना जिसमें 18 जीवमंडल निश्चय कौन कौन सा राज्य में है ना, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा ट्रिक शानदार बताए हैं क्लास में। अगर आपको भी चाहिए कि नहीं सर हम ये कौन सा जीवमंडल निश्चय कहाँ पे, इसका ट्रिक भी हम जाने, तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर इसके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक देख लीजिए इसका, सिमलीपाल। देखो सिमलीपाल को हम बोलते हैं इमलीपाल, इमलीपाल। और इमली क्या होता है? देखो इमली, इमली का जो पेड़ होता है ना, ओकरे में इमली ऊपर में लटका रहता है, ऊपर में उड़ रहा है इमली, है कि नहीं? उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? तो सिमलीपाल मतलब इमलीपाल, और इमली क्या हो रहा है? उड़ रहा है, और उड़ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो सिमलीपाल जो मंडल निश्चय कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला है, देश में कितने नेशनल पार्क है? तो आज रखिएगा, देश में टोटल 103 नेशनल पार्क है। कितना नेशनल पार्क है? 130। और देश में कितने वन प्राणी है? और ये वन प्राणी अभ्यवन जो है ना, ये है 563, 563 वन प्राणी अभय वन है। ठीक, इसके अलावा पूछा है वन प्राणी संरक्षण अधिनियम। देखो वहां पे वन संरक्षण अधिनियम आया था, और यहाँ पे वन प्राणी संरक्षण अधिनियम, अर्थात वन जो है ना, वन का जो प्राणी है इसको भी संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि वन प्राणी से हम लोग को भी बहुत कुछ मिलता है। कई तरह का जड़ी बूटी, मांस मिलता है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है कि नहीं? इसके अलावा बहुत ऐसा चीज मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना, वन प्राणी को संरक्षित करना चाहिए। ऐसे भी जानते हैं भारत में जो है ना, प्राकृतिक वनस्पति, या प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ जो वन्य प्राणी है ना, इसके जीवों को भी रक्षा करने का जो है ना, बहुत तरह का नियम कानून बना है। हम लोग जानते हैं, जैसे देखो सलमान खान जो हिरन के केस में जो केस हो गया था, जैसे बोला जाता है कि शूटिंग के दौरान एक हिरन को मार दिए थे, जिसका केस अभी तक चल रहा है। सोचो, एक उतना पैसे वाला व्यक्ति, जिस एक हिरन को मारने के बाद इतना दिन उसका केस चल रहा है, तो सोचो एक आम व्यक्ति अगर उसको मारा रहता तो अभी जेल में ही सड़ता, है कि नहीं? तो इसके लिए भी जो है ना, बहुत कठोर नियम बनाया है कि आप नहीं हत्या कर सकते वन जीव का। तभी बोला कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो याद रखिएगा 1972 में आया था। कब आया था? 1972। और सबसे पहले जो है ना, इस किस जीव को जो है ना संरक्षण करने की बात कहा, तो उसके अगला साल है 1973 में एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम था? प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रोजेक्ट टाइगर को क्यों लाया गया था? क्योंकि टाइगर की संख्या जो है ना बहुत तेजी से कम हो रहा था, और ये टाइगर को बचाने के लिए जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक, कब आया था? तो 1973 में। और एक और प्रोजेक्ट टाइगर आया था जिसको बोलते थे प्रोजेक्ट एलिफेंट। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। लेकिन ये जो अधिनियम जो आया था ना, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 में जरूर आया था, लेकिन इसका संशोधन भी हुआ था। संशोधन मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उसमें और सुधार किया जाए, किस तरह से कि कठोर दंड की सजा का प्रावधान किया गया। कब किया गया था? तो जो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था ना, उससे एक साल पहले, मतलब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, उससे एक साल पहले करेंगे तो 1991 में ये संशोधन हुआ था। कौन सा? वन प्राणी संरक्षण अधिनियम। वही क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वन अधिनियम को कब पूर्णतः संशोधित किया गया जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया था? तो कठोर सजा की प्रावधान जो है 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? हम लोग जानते हैं चंदन वन जो है ना, भारत का ये पर्णपाती वन है। कौन सा वन है? पर्णपाती वन है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? अभी देखो प्रोजेक्ट टाइगर का बात चल ही रहा था,
और पूछ भी दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो याद रखिए बाघ को मारने के लिए नहीं, ये बाघ को क्यों मारने के लिए चलाया जाएगा, बाघ को शिकार से बचाने के लिए नहीं, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए नहीं, बाघ पर फिल्म बना रहे समय में नहीं, कैसे होगा। यहाँ पे देखो फिल्म बनाने के लिए तो नहीं किया गया था, चिड़ियाघर में डालने के लिए नहीं किया था, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, मतलब बाघ का हत्या ना हो, बाघ बचा रहे, इसीलिए अधिनियम आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में है, तो अभी हम लोग पहले भी देखे थे नंदा देवी जो है ना, नंदा देवी है उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए, हम लोग जानते हैं वनों का अधीन जो क्षेत्र होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में या किसी पूरा विश्व में कितना वन होना चाहिए, 33%। अगर इतना वन होता है ना तो जलवायु संतुलित होता है, अर्थात बरसात अच्छा खासा होगा, लेकिन जहाँ पे इतना नहीं होता है वन, वहां पे उतना वर्षा नहीं होता है, जैसे राजस्थान में वन कम है तो वहां पे देखो वर्षा भी बहुत कम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लगभग 33% वन नीति के अनुसार जो है ना पूरा विश्व में बोला गया सभी देश में कम से कम 33% वन होना चाहिए। भारत में नहीं है इतना वन, कोशिश करना चाहिए कि वन ज्यादा से ज्यादा लगाए। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक मतलब समझते हैं, मतलब जिससे हम लोग को धन दौलत मिले, उसको हम बेच सके, उससे हम ऐसा इनकम कर सके, जनरेट कर सके, मतलब आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सके। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन, देखो यहाँ भारत में सबसे अधिक वन पूछा जाए तो सदाबहार वन नहीं है, यहाँ पे पर्णपाती वन है। पर्ण मतलब होता है पत्ता और पाती मतलब गिराना, मतलब वैसा पेड़ जो अपने पत्तों को एक साथ गिराता है। हम लोग जानते हैं जैसे ही ये बसंत ऋतु आता है ना, जैसे गर्मी का मौसम, जब महुआ का, जैसे महुआ देखो भारत में सब जगह पे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग जिधर रहते हैं वहां पे महुआ भी होता है, और महुआ जो है ना जब गिरने वाला होता है ना, उस पहले पत्ता सब गिर जाता है, पूरा पत्ता गिर जाएगा, और वहीं पे पत्ता में महुआ गिरता है, महुआ चुनने में बहुत मजा आता है। महुआ घुस जाएगा पत्ता के नीचे, सब पत्ता को हटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का जो पेड़ है ना वो पत्ता सब एक ही साथ गिरा देता है, तो इसीलिए इसको पर्णपाती बोलते हैं। पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिराना, तो यहाँ का जो वन होता है इसको पर्णपाती वन बोलते हैं। तो ये पूछा गया है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है, तो पर्णपाती वन, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना पेड़ है ना वही पेड़ का हम लोग सब कुछ करते हैं, चाहे चौकी बनाना हो, पलंग बनाना हो, कोई भी चीज बनाना हो, फर्नीचर का सामान, वो सब हम लोग जो है ना यही के पेड़ से करते हैं, ना कि हम लोग सदाबहार बन जाते हैं, वहां से रोजवुड महोगनी ये नहीं ये नहीं ये सब का पेड़ लाते हैं और यहाँ पे कोई भी फर्नीचर का सामान बनाते हैं। नहीं, हम लोग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो वे पेड़ है वो कौन सा है, पर्णपाती वन। अगला है सुंदर वन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, देखो हम लोग जानते हैं सुंदर वन जो है ना समुद्र के किनारे है, सुंदर वन का डेल्टा है कि नहीं, और ये डेल्टा के पास हम लोग देखे थे ना, डेल्टा के पास मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो सुंदर वन का जो डेल्टा है ना, या सुंदर वन में किस प्रकार का वन मिलेगा, तो मैंग्रोव वन मिलेगा। अगला है, अगला क्वेश्चन 36 है कि सागवान, साल, शीशम, ये देखो ये हम लोग का पेड़ है कि नहीं, ये हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पे ये सब मिलता है, सागवान का भी मिलता है, साल का भी मिलता, साल में तो सखुआ होता है, सखुआ तो बहुत ज्यादा मिलता है कि नहीं। तो शीशम हो गया, हर्रा हो गया, हुर्रा होता है, ये हुर्रा है, हुर्रा हो गया, ये सब जो है ना कौन सा वन में पाया जाता है, तो ये सब हो जाएगा पर्णपाती वन। कौन सा वन हो जाएगा, पर्णपाती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस प्रकार का वन, देखो हम लोग झारखंड में और भारत में सबसे अधिक पर्णपाती वन मिलता है, तो झारखंड में कौन सा वन मिलेगा, पर्णपाती वन। कौन सा हो जाएगा, पर्णपाती वन। अगला है भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, हम लोग अभी देखे ना सबसे अधिक क्षेत्रफल पे जो वन पाया जाता है वो कौन सा वन है, पर्णपाती वन। अगला है देवदार वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये देवदार का वृक्ष जो है ना, देखो सबसे पहले पश्चिमी घाट में तो सदाबहार वन मिलता है कि नहीं। पूर्वी घाट में तो यहाँ पे छोड़ो, ये पूर्वी घाट में तो कभी वन का चर्चा ही नहीं किया है इस चैप्टर में। तो ये जो पश्चिमी हिमालय पर है ना, यहाँ पे देवदार का पेड़ मिलता है, ये मतलब ये पर्वतीय वन का ही ये पेड़ है, देवदार, स्प्रूस, वल्कोपाइन, ये सब जो है ना पर्वतीय वन का है, तो ये पश्चिमी हिमालय पर पाया जाता है, कहाँ पे, पश्चिमी हिमालय। अगला है तमिलनाडु के उत्तर में, तमिलनाडु के उत्तर में, देखो ये अगर भारत देखे ना तो ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के उत्तर में ये है, तो तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप, ये रामेश्वरम द्वीप है। और इधर से हम लोग जानते हैं ना जब राम भगवान सीता मैया को लाने के लिए गए थे, तो यहाँ पे हम जानते थे समुद्रमा में एगो
पुल बनाया गया था जिसको राम सेतु पुल बोलते थे, है कि नहीं? तो वही रामेश्वरम द्वीप के पास ये पुल बना था। तो रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत जीवमंडल निश्चय जो है ना वो कौन सा है? तो यहाँ पे एक खाड़ी है जिसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जीवमंडल निश्चय है उस जीवमंडल निश्चय का क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। ये अगस्त मलाई जो है ना केरल में है। पंचमढ़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ पे? तो उड़ीसा में। अगला है मानव और जीवमंडल प्रोग्राम। मानव और जीवमंडल प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे 1971 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। जीवमंडल निश्चय प्रोग्राम जो है ना किसके द्वारा 1971 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। अगला है विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों के किस्मों में से कितने प्रतिशत किस्म भारत में पाई जाते हैं? मतलब जितना पेड़ पौधा जितना प्राणी है उसमें कितना पेड़ पौधा और प्राणी जो है ना भारत में पाया जाता है? तो लगभग 4 से 5%। 4 से 5% जो किस्म है ना वो भारत में पाई जाती है। अर्थात अगर 100 तरह का पेड़ पाया जाता है तो उसमें 4 से 5 तरह का पेड़ कहाँ पे मिलता है? भारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कितने मीटर ऊंचाई पर मार्स और लाइकेन जो है ना या टुंड्रा बोले ये पर्वतीय भाग के सबसे ऊपर में पाया जाता है। लगभग ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई अगर चढ़ेंगे ना तब ये मॉस लाइकेन या टुंड्रा जैसे प्रजाति पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना लगभग 3 से 4,000 मीटर ऊंचाई पे चढ़ते हैं अगर तभी जो है ना मॉस एवं लाइकेन जैसे प्रजाति पाया जाएगा और ये पर्वतीय वन का पेड़ ही है। अगला है हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य प्रजाति के देवदार चिनार वालन वृक्ष कितने ऊंचाई पे मिलते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ऊंचाई मिलता है ना वो 1500 से 1750 मीटर पे ये पर्वतीय वन का ही है। और हम जानते हैं ये पश्चिमी भाग में जो है ना बहुमूल्य प्रजाति जिसको हम व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है इसको बेचा जाता है जिसमें देवदार आता है चिनार आता है वालन आता है ये सब जो है ना कितना ऊंचाई पे मिलता है? तो याद रखिएगा 1500 से 1750। अगला क्वेश्चन है किन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पत्ते रहित होते हैं? पत्ते रहित मतलब समझते हैं पत्ता होता ही नहीं है, पत्ता नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि देखो ये जो है ना मेनली पर्ण कटीली वन का होता है क्योंकि कटीली वन में क्या होता है कि यहाँ पे पानी ऐसे भी कम होता है और अगर मान के चलो पत्ता अगर होगा तो क्या होता है कि पत्ता में अस्टोमाटा होता है और अस्टोमाटा क्या होता है पेड़ में हम लोग जानते हैं जाइलम तक होता है जल को यहाँ पे पत्ती तक ले जाएगा और ये पत्ती क्या करेगा सब जल को उड़ा देगा। तो यहाँ पे जो है ना इसीलिए पत्ती सब रहता ही नहीं है। और वो कौन सा वन है? तो कटीली वन। और यहाँ पे सदाबहार वन में हमेशा पत्ती रहता है कि नहीं? और ये कटीली वन में कभी पत्ती नहीं रहता। पत्ते रहित अगर पूछा जाए तो कटीली वन हो जाएगा। अगला है आर्द्र पर्णपाती वन कितने वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? देखो पर्णपाती वन को भी दो भागों में बांटा गया है एक आर्द्र और दूसरा शुष्क। देखो पर्णपाती वन के लिए वर्षा चाहिए 70 से लेकर के 200 70 से 200 लेकिन यहाँ पे ये 200 होता है ना तो इसको दो भाग में बांटा गया एक आर्द्र और एक होता है शुष्क। शुष्क मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा सूखा होता है जहाँ पे थोड़ा कम वर्षा होता है अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होगा तो उसको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती और 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आर्द्र पर्णपाती। तो यहाँ पे पूछा है आर्द्र पर्णपाती तो कितना 100 से 200 सेंटीमीटर। अगर 70 से 100 होगा तो शुष्क पर्णपाती होगा 50 सेंटीमीटर से भी कम होगा तो उसको कटीली वन होगा है कि नहीं? और ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो यहाँ पे सदाबहार वन होगा। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो इमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ये भी ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम ये भी ठीक है। अगस्त मलाई ये कर्नाटक में नहीं केरल में है। देखो इसको हम कैसे ठीक बनाए हैं अगस्त मलाई मतलब मलाई समझते हैं ना मलाई जो दूध का बना होता है और ये मलाई बहुत अच्छा लगता है खाने में है कि नहीं? और ये मलाई कब खा रहे हैं? अगस्त के महीना में। होता क्या है जैसे मान के चलो हम लोग जानते हैं कभी भी कोई अच्छा चीज तब खाते हैं जब उससे पहले कोई खराब चीज खाते हैं है कि नहीं? जैसे मान के चलो कोई खराब चीज मिला अच्छा नहीं लगा ना जैसे मान के चलो दवा खाएं और दवा अच्छा नहीं लगता है ना तो उसके बाद क्या करते थोड़ा सा एक टेस्टी कुछ रखते हैं ताकि दवा खाने के बाद तुरंत हम वो खा ले ताकि मेरा जो मन है ना फ्रेश हो जाए अच्छा लगे थोड़ा सा है कि नहीं? तो ये मलाई कब खाते हैं? जब कोई खराब चीज खाते हैं उसके बाद जब कोई अच्छा चीज खाते हैं तभी मलाई खाते हैं है ना? तो यहाँ पे जो है ना हम लोग का एक राज है भारत का जेकर नाम में ही कड़वाहट है जेकर नाम है केरल। और केरल से क्या होता है? करेला करेला कड़वाहट है और कड़वाहट जैसा लगेगा ना तब मलाई खाएंगे। तो अगस्त मलाई कहाँ पे? कर्नाटक में नहीं है केरल में है। कहाँ पे है? केरल में।
तो ये केरल हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं, मतलब यहाँ पे केरल होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और बचा है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक बार, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। और आपको अगर फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू इससे बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं। और इसका अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, किसका एमसीक्यू चाहिए, आप कमेंट में भी बता सकते हैं, हम जरूर अपलोड करने का कोशिश करेंगे। भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय अगर पूछा जाए प्रथम, तो कौन सा है, नीलगिरी। ये नीलगिरी जो है ना, ये कहाँ पे हम लोग देखिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और अगर पूछा जाए सबसे अंतिम, टोटल 18 जीवमंडल निश्चय है ना, तो सबसे अंतिम जो है ना वो कौन है, पन्ना। पन्ना जो है ना वो सबसे अंतिम है। पन्ना क्या है, सबसे अंतिम। और ये सुंदरबन कहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं सुंदरबन जो जीवमंडल निश्चय है वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। अचनकमर अमरकंटक ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। अगला है, देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2020 में कितनी हो गई थी। तो हम जानते हैं 2020 में जो है ना, कि उससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया था जिसमें बाघों को बचाया जाने लगा, और 2020 में जो है ना बाघ की संख्या बढ़कर के 2967 हो गई, जो विश्व के कुल बाघों की 70% बाघ था। मतलब भारत में जितना बाघ था ना, वो विश्व के कुल बाघ का 70%, अर्थात 2967 बाघ जो है ना, ये विश्व के कुल बाघ का 70% है। लेकिन 2006 में जो है ना बाघ की संख्या कितना था, मात्र था 1411 2006 में। और 2020 होते होते देखो बाघ की संख्या कितना हो गया, 2967 हो गया। अगला है, भारत के पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये भारत का पश्चिमी घाट जो है ना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं वर्षा होता है, और यहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा, तो सदाबहार वन। कौन सा वन हो जाएगा, सदाबहार वन। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन। और यहाँ पे लास्ट में एक बात लिखा हुआ है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसे लाइक भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। तो आपका स्वागत है लोक जीनियस स्टडी पे। आप